सभी बच्चों को आज हम लेने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेकेंड पार्ट जो है पार्ट 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट 6 से लेके 10 तक। मेरा नाम है सरिता सुहास नालदे, स्कूल चारकोप सेक्टर 1 म्यूनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल कांदिवली वेस्ट और बृहन मुंबई महानगर पालिका आयोजित ये जो ऑनलाइन सब सेशंस हो रहे हैं वो सभी बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण है और सभी बच्चे उसको अटेंड करें, अच्छे से सुने ताकि आपके परीक्षा के हेतु यही सब प्रयास हो रहा है और उसका आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। इसलिए सभी बच्चे ध्यान देके सब लेक्चर्स अटेंड करते ही है और बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे उसमें आए और लेक्चर्स ऑब्जर्व करे देखे। तो आज का लेक्चर है अपना साइंस 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है क्वेश्चन। आपको पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट में बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन पेपर पूरे एक बार रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट आपको फिर से मैं एक बार बता रही हूँ। ये 40 मार्क्स का आपको पेपर होता है और अभी तो 25% सिलेबस भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो उस हिसाब से 40 मार्क्स का ही पेपर तो 40 मार्क्स का ही रहने वाला है। उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए 5 मार्क्स का, बी 5 मार्क्स का आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता है, उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी सेक्शंस। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो सेक्शन है वो 4 मार्क्स के लिए आता है, आपको 4 मार्क्स के लिए, और बी जो सेक्शन होता है वो 6 मार्क्स के लिए, ऐसे 10 मार्क्स से 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 के, 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 के, और क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो 15 मार्क्स के लिए होता है। इसका भी एक बार हमने रिवीजन लिया है कि कैसे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से हमें उनको लिखना होता है। तो उसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अटेम्प्ट करने होते हैं मतलब क्या, उनको आंसर्स आपको लिखने होते हैं। जबकि आपको दिए रहते 7 या 8 क्वेश्चंस आपको दिए रहते, उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको उसमें से लिखने होते हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के लिए आपको आता है, उसमें आपको 2 या 3 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है जो 5 मार्क्स के लिए होता है। तो एनीवन अगर उसमें मतलब एनीवन मतलब कोई भी एक क्वेश्चन आपको उसमें का अटेम्प्ट करने होता है। तो ऐसे पूरे टोटल 40 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर का ये जो फॉर्मेट है और वही फॉर्मेट से ही आपको आंसर पेपर सॉरी क्वेश्चन पेपर मिलता है और आंसर पेपर आपको सही से लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आप क्वेश्चन कोई भी पहले स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले नंबर पे लिखना है। तो आपको पहले एक सूचना दूंगी कि आप जब भी आपके हाथ में कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है किसी भी विषय का हो, तो पहले उसको देख लो, पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है, क्योंकि प्लानिंग करोगे तो ही आपको अच्छे से उस सफलता जो होती है वो प्लानिंग से होती है। ये सब भी बच्चों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, और आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रयास कर भी रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और अब आपको पहले क्वेश्चन पेपर समझ लेना है कि कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, और फिर इसमें से मुझे कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छा मतलब लिख सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको आंसर लिखना शुरू करना है। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से आ रहा है तो आप पहले वो लिख सकते हो, पर आपको हेड मतलब क्वेश्चन का नंबर और सब क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो बहुत अच्छी तरीके से लिखना है ताकि कंफ्यूज ना हो, और वो क्वेश्चन आपको वहीं पे कंप्लीट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले पे लिख रहे हो तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, उसमें का आप पहला दूसरा तीसरा 2 3 दिए है, उसमें का कौन सा लिख रहे हो तो उसका नंबर आपको सही से लिखना है और फिर आंसर लिखने का स्टार्ट करना है। वैसे ही आप 2 3 1 2 3 4 सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अनिवार्य होता है, मतलब उसमें ऑप्शंस नहीं आते हैं, ज्यादा कर करके आपको ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी ये जो होता है वो 5 5 उसमें जो भी सब क्वेश्चंस आते हैं 1 1 मार्क्स के ही होते हैं, क्योंकि इसलिए उसमें ऑप्शन आपको नहीं आता है। जो क्वेश्चन दिया है वो आपको लिखना ही है, उसमें ऑप्शन कोई भी नहीं रहता है।
तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपको रिक्त स्थान दिए रहते हैं और क्वेश्चन नंबर बी जो होता है वो भी एक एक ही गुणों के लिए होता है। मतलब हर एक प्रश्न का उत्तर आपको एक गुण के हिसाब से ही लिखना है, जबकि आपको क्वेश्चन वैसे ही प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे दिए रहेंगे। तो आज हम पार्ट 6 से लेके पार्ट 10 तक, मतलब प्राणियों का वर्गीकरण, पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की, कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, सामाजिक स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, ये जो भी 6 से लेके 10 पार्ट तक का जो भी पार्ट है, उसमें से आपको जो एक एक नंबर वाले, एक एक अंक वाले, एक एक गुण वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि परिभाषा लिखो, असंगत शब्द पहचानो, नाम लिखिए, सही या गलत, सहसंबंध पहचानिए, आकृति से आकृति पहचानिए, और आकृति दे रहेगी उससे आपदा पहचानिए। 10वें पार्ट में है सब आपदाएं वगैरह। तो उस प्रकार से ही आपको इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका गुणांकन या जिनके लिए मार्क्स आपको दिए हैं 1 गुण। मतलब हर एक उत्तर जो भी आप लिखोगे उसको 1 गुण मिलना है। उस हिसाब से क्वेश्चंस आपको दिए रहते। तो परिभाषाएं छठे से लेके 10 तक जितनी भी छोटी छोटी परिभाषाएं वो हम याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कहाँ तो भी एक इम्पोर्टेंट करके हम घर में भी अगर आप क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट से कुछ छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो तो भी लिख सकते हो, ताकि आप आते जाते उसको देख सको और उसका प्रैक्टिस आपके मतलब ऐसे भी हो जाएगा। उसके लिए घंटों वही लेके बैठने की जरूरत नहीं रहेगी। आप घर में घूमते भी रहोगे तो भी आपको दिखाई देगा, तो समझ में आता है कि नहीं इसका क्वेश्चन, मतलब बार बार आपके आंखों के सामने अगर वो चीज रहती है तो आपको झट से याद हो जाती है। उसके बाद असंगत शब्द पहचानो। असंगत शब्द मतलब आपको 4 शब्द दिए रहते हैं, उसमें से 3 शब्द एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक शब्द जो तीनों से रिलेटेड नहीं होता है, इसीलिए उसको असंगत कहा जाता है। और असंगत शब्द पहचानो। उसके बाद नाम लिखिए। आपको मतलब कोई भी, सपोज मैं द्विस्तरीय प्राणी हूँ तथा मुझ में देह गुहा नहीं है, तो मैं किस संघ का प्राणी हूँ? तो सिर्फ सिलेंडर आटा और निडारिया ऐसे उसका उत्तर आएगा। तो इतना ही उसमें नाम मतलब पहचानो, नाम लिखो, ऐसे प्रकार के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। कोई भी 5 एक्टिविटीज इसमें होती है, जैसे परिभाषा लिखो है, असंगत, नाम, सही या गलत, सहसंबंध, हो गए 5। तो एक एक में एक एक पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के लिए। ऐसे कोई भी इसमें की 5 एक्टिविटीज आपको 5 क्वेश्चंस उसमें आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद है सही या गलत। वो सभी को आपको पता है कि सही अगर उत्तर है तो उसके आगे सही लिखना है, और अगर उसमें पूछा गया है कि इसको सही करके लिखो, अगर गलत है तो सही करके लिखो, तो वैसे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सह संबंध पहचाने, मतलब दो जो चीजें दी रहेगी उसका एक दूसरे का संबंध देख के आपको तीसरी जो चीज दी है उसका चौथे, उससे रिलेटेड आपको चौथी चीज उसमें लिखनी होती है, उसको कहते हैं सह संबंध पहचानिए। आकृति से कृति पहचानिए। आकृति दी रहेगी और उसमें क्या हो रहा है, वो कौन सी घटना है, कौन सी आपदा है या कौन सी स्थिति है, वो सब आपको देख के फिर उसमें क्या हो रहा है सिर्फ उतना ही एक लाइन में लिखना होता है कि गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। और ऐसे ही सभी प्रश्नों का समावेश इसमें किया जाता है। जैसे कि पहले मैंने बोला कि परिभाषा लिखो, तो आपको पार्ट छठे से लेके पार्ट 10 तक जितनी भी छोटी छोटी परिभाषाएं, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ी परिभाषाएं ली है हर एक पार्ट की, तो कैसे लिखनी होती। जैसे देह गुहा की परिभाषा अगर आपको पूछते हैं तो आप क्या लिखोगे? शरीर भित्तिका और आंतरिक अवयव इन दोनों के बीच पाए जाने वाले रिक्त जगह को देह गुहा कहते हैं। मतलब शरीर भित्तिका, बाहरी आवरण, और आंतरिक अवयव, इन दोनों के बीच में जो भी खाली जगह होती है उसे हम देह गुहा या बॉडी कैविटी कहते हैं। तो अगर इसको भी आप 2-3 बार से देख लोगे कि हाँ देह भित्तिका और आंतरिक, इसके बीच वाली जो खाली जगह है उसको देह गुहा कहते हैं। एकदम इजी वर्ड्स में भी आप उसको ध्यान में रख सकते हो। पर परिभाषा कभी भी साइंटिफिकली जो आपको बुक में जैसी दी है वैसी लिखनी होती है, इसलिए शब्दों का उपयोग जो भी है वो ठीक से लिखना है। उसके बाद है खंडी भवन। खंडी भवन, जैव प्रौद्योगिकी, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, सामाजिक स्वास्थ्य, साइबर अपराध, आपदा मतलब डिजास्टर, और आपदा प्रबंधन, ऐसी अनेक परिभाषाएं आपको पूछी जा सकती है। अभी खंडी भवन है, यदि प्राणियों का शरीर छोटे छोटे समान भागों में विभाजित हुआ
हो तो इस प्रकार की शरीर रचना को खंडी भवन या सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं। मतलब कोई भी प्राणी का शरीर अगर छोटे छोटे भाग में विभाजित हुआ है, दिखता है कभी कभी, देखो हम बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देखते हैं जिनके शरीर से ही पता चल जाता है कि अरे इधर इतना ही पार्ट जुड़ा होगा, ऐसे मतलब ऐसे जो खंडी भवन उसे कहा जाता है, और उसको विभाजित करके उस प्राणी का शरीर या वो बनता है। तो उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी मतलब मानवीय लाभ की दृष्टि से कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव एवं संकरण करने, सुधार लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो उससे हम बहुत सारे जो बीज होते हैं वो भी हम बनाते हैं जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये तो सभी लोगों को पता है क्योंकि अभी सब लोग टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं। तो अगर किसी केस या किसी गुनाह का अगर हमें सोच विचार करना है, तपास इंक्वायरी करनी है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज उसमें कर सकते हैं गुनहगार को पकड़ने के लिए। जिस प्रकार किसी इंसान की उंगलियों के निशान एक ही होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए का गठन भी एक में होता है। मतलब अपने डीएनए जैसे डीएनए सिर्फ अपने पेरेंट्स का हो सकता है और उसके बाद किसी का नहीं हो सकता है इसे, और अपने उंगलियों के निशान बाकी किसी की उंगलियों के निशानों से नहीं मिलते हैं, इसीलिए उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल इसमें किया जाता है ताकि हम उसको पहचान सके, उस व्यक्ति की पहचान कर सके। और डीएनए से उस व्यक्ति की पहचान कर पाना संभव होता है, और इसी पद्धति को डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। तो ऐसे ही आपको डिटेल, जैसे आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर कहा गया तो उसमें आपको पता चल जाता है कि अरे इसमें क्या लिखना है। तो थोड़ा ही साइंटिफिकली उसकी जो रचना है वो करनी है और परिभाषा लिखनी है, तो आपको एक गुण एक अंक वहां से कोई भी मतलब ये नहीं कर सकता कि नहीं दे सकते, ऐसे कुछ होता नहीं है। आपको पूरा 1 मार्क्स वहां पे मिल सकता है। और परिभाषा लिखो अगर आपको आता है और उसके उदाहरण अगर आपको पता है तो आप उसमें लिख सकते हो, तो एक इम्प्रेशन अच्छा रहता है और उसको एक पूर्णता मिलती है। मतलब तो उदाहरण के साथ अगर परिभाषा लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद सामाजिक स्वास्थ्य, एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता का अर्थ ही सामाजिक स्वास्थ्य है। तो हम समाज में रहते हैं, समाजशील प्राणी है मानव, ये सभी को पता है। तो समाज में रहने के लिए हमारा जो भी है मतलब सामाजिक स्वास्थ्य है अपना, ये तो उससे रिलेटेड मतलब एक व्यक्ति अगर बीमार उसको कुछ भी होता है तो उससे रिलेटेड जितने भी लोग उसमें है वो उसकी चपेट में आते हैं। ये तो अभी कोरोना के माहौल में सबको पता चल ही गया है। इसीलिए हम अपने स्वास्थ्य का अगर ख्याल रखते हैं तो हम दूसरे के इनडायरेक्टली हम सभी अपने फैमिली मेंबर्स, अपने अड़ोस पड़ोस वाले, हम जितने लोगों से मिलते हैं उनके स्वास्थ्य का हम ख्याल रख रहे हैं, ये कभी भी भूलना नहीं है। इसीलिए सामाजिक स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता का अर्थ ही सामाजिक स्वास्थ्य है। उसके बाद है साइबर अपराध। साइबर अपराध मतलब जिससे नेट, इंटरनेट, संगणक और ये चीजों से जुड़े हुए जो भी अपराध होते हैं उनको साइबर अपराध कहते हैं। जैसे संगणक तथा इंटरनेट की सहायता से किए गए अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है। बहुत इजी उसकी परिभाषा है। और साइबर अपराध सभी को पता है कि किसके माध्यम से होते हैं, संगणक या इंटरनेट के माध्यम से ये सब अपराध होते हैं, इसीलिए उनको साइबर अपराध कहा जाता है। उसके बाद है आपदा। आपदा मतलब डिजास्टर, आपत्ति जिसको हम कहते हैं। तो पर्यावरण में बहुधा कुछ भयंकर धोखादायक घटनाएं घटित होती है, उन्हें आपदा कहा जाता है। जैसे सुनामी है, भूकंप है, महामारी है, महारोगी है, ऐसी अलग अलग आपदाएं अपने आजू बाजू अपने पूरे पर्यावरण में होती रहती है, और ऐसे ही कुछ भयंकर धोखादायक घटनाएं घटित होने को ही आपदा कहते हैं। तो इसके लिए हम आपदा प्रबंधन की जानकारी, आपदा प्रबंधन की से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पहले ही हम लोगों को बता देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ पे अगर आग लगी तो आपको क्या करना होता है। इसीलिए वो तो अग्नि नियंत्रण, आग नियंत्रण करने वाले जो लोग होते हैं वो बार बार स्कूलों में आके भी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर अपने को पता है तो हम उससे बच सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। पर कई कई नैसर्गिक आपत्तियां भी होती है, नैसर्गिक आपदाएं भी होती है, जैसे भूकंप है, सुनामी है। तो इसीलिए कभी भी हमें पर्यावरण का पहले ख्याल रखना है ताकि इनसे हम बच सके।
थोड़ा बहुत तो भी हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं आपदा प्रबंधन से या आपदा से। तो आपदा मतलब क्या होती है, पर्यावरण में बहुत कुछ भयंकर धोखादायक घटनाएं घटित होती है और उन्हें हम आपदा कहते हैं। तो ऐसे प्रकार की बहुत सारी परिभाषाएं आपको हर एक पाठ में मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल करके मैंने थोड़ी थोड़ी परिभाषा यहाँ पे ली है और उनका उत्तर आपको कैसे लिखना है वो मैंने आपको सारांश में बताया है। उसके बाद है असंगत शब्द पहचानो। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि असंगत शब्द मतलब क्या होता है। असंगत मतलब क्या होता है, जो चार एक कैटेगरी में, सपोज एक लाइन में हम चार चीजें रखते हैं, जैसे कोई तीन वेजिटेबल्स रख दिए और एक फ्रूट रखा है उसमें, तो हमें असंगत क्या लगेगा, उसमें फ्रूट ही लगेगा क्योंकि तीनों तो भाजी है ये जिसको हम बना के खा सकते हैं, और फ्रूट है जो फल है, मतलब फल और भाजी, भाजी और फल में फर्क है, इसलिए अलग क्या हुआ उसमें फल। तो वैसे ही यहाँ पे असंगत शब्द पहचानो मतलब जो तीन लोगों से या तीन चीजों से जो नहीं मिल रहा है उसे हम असंगत शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति ये एक कैटेगरी से आते हैं, और औद्योगिक क्रांति मतलब जो कारखानों या इसमें जो क्रांति हुई थी, जो बदलाव आए थे, क्रांति मतलब क्या, जो बदलाव उसमें किए गए थे अपने फायदे के लिए, मतलब मनुष्य के विकास के लिए जो भी कुछ इसमें किया गया है, इसीलिए औद्योगिक क्रांति अलग है। हरित, श्वेत और नील क्रांति ये खेतों से या अपने इससे रिलेटेड होता है, और औद्योगिक क्रांति मतलब कारखानों से रिलेटेड है, इसीलिए उसको अलग किया गया है। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति और नील क्रांति में औद्योगिक क्रांति ये असंगत शब्द है। तो आपको सिर्फ ऐसा शब्द उसमें से लिख के नीचे की लाइन पर आपको लिख देना है, एक गुण आपको मिल जाता है। उसके बाद मधुमेह, एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसेमिया। अभी इसमें आप देखोगे तो सब डिसीज है, सब विकारों के नाम है, रोगों के नाम है, पर एनीमिया, ल्यूकेमिया और थैलेसीमिया ब्लड से रिलेटेड, मतलब एनीमिक पर्सन हम किसे कहते हैं, जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब रक्त की कमी है ऐसे हम बोलते हैं। तो ल्यूकेमिया भी वही एक ये है, उससे रिलेटेड है, थैलेसीमिया भी उसी से रिलेटेड है, पर मधुमेह ये इससे रिलेटेड शर्करा, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, इंसुलिन की कमी की वजह से जो होता है, इसीलिए मधुमेह अलग है। उसके बाद है सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो इसमें एल्यूमिनियम ये जो है ये असंगत शब्द है। उसके बाद है सिरका, सोया सॉस, केचप, मोनो मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो उसमें केचप जो है उसके कंटेंट्स और ये करके वो अलग है, असंगत शब्द है। उसके बाद है एक्टिनोमाइसिटिस, निकोर्डिया, ईस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, निकोर्डिया और ईस्ट। तो उसमें आप देखोगे तो ईस्ट यहाँ अलग है, क्योंकि अन्य सभी जो है वो कवक जो होते हैं, कवकों में कचरे के रबर का विघटन करने की क्षमता उसमें है। अन्य सभी क्या है, कवक है, और इसमें कचरे का विघटन करने की क्षमता है, इसलिए ईस्ट ये क्या है, अलग है। उसके बाद जो सिरका, सोया सॉस, केचप, सोडियम और ग्लूटामेट है, उसमें केचप अलग दिया कि अन्य जो सभी पदार्थ है वो सूक्ष्म जैविक किण्वन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, केचप नहीं। मतलब सिरका, सोया सॉस और ये सब क्या है, सूक्ष्म जैविक किण्वन द्वारा आपको मिलते हैं। उसके बाद है तिलचिट्टा, तितली, मकड़ी और मधुमक्खी। तो उसमें मकड़ी जो है वो अलग है, क्योंकि मकड़ी यह अष्टपाद संधिपाद में आता है, और अन्य सभी प्राणी संधिपाद कीटक है। अन्य सभी प्राणियों का 6 पैर होता है और इसको 8 पैर होते हैं, इसीलिए मकड़ी अलग है, इसलिए वो असंगत शब्द में जाना जाता है। उसके बाद मेंढक, कछुआ, तोड़, सैलेमेंडर। अभी आप बोलोगे ये सभी तो प्राणी ही है, पर मेंढक, कछुआ, तोड़, सैलेमेंडर में अगर आप देखोगे तो कछुआ अलग है, क्योंकि कछुआ एक सर्प इससे जमीन पे सरीसृप वर्ग का प्राणी है, जैसे स्नेक होता है, सांप होता है। और अन्य सभी जो भी है, जैसे मेंढक है, तोड़ है, सैलेमेंडर है, ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, इसलिए उनको उभयचर प्राणी कहा जाता है। तो मेंढक, तोड़ और सैलेमेंडर ये सभी उभयचर प्राणी है। और कछुआ जो है वो सरीसृप वर्ग का प्राणी, मतलब जैसे सांप, ऐसे
जमीन पे रेंगने वाले जो भी होते हैं उनको सरीसृप प्राणी कहा जाता है, और उसमें कछुआ भी उसी में आता है। तो मेंढक, कछुआ और तोड़ सैलेमेंडर में अलग जो है वो कछुआ है। तो आपको असंगत शब्द जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है कि कौन से 3 शब्द एक दूसरे से रिलेटेड है, और जो रिलेटेड नहीं है वो समझ लो कि वो असंगत है। इसीलिए उसको आप उत्तर के रूप में लिख सकते हो और 1 मार्क्स आपको वहां पर मिल सकता है। उसके बाद है सही या गलत। तो सही गलत मतलब क्या होता है कि कोई अगर चीज आपको दी गई, जैसे फॉर एग्जांपल संधिपाद प्राणियों के शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं। तो ये सभी को पता है कि संधिपाद प्राणी जो होता है उसमें असंख्य असंख्य छिद्र होते हैं कि नहीं, तो गलत है, क्योंकि संधिपाद प्राणियों में असंख्य छिद्र नहीं होते हैं। संधिपाद प्राणियों के शरीर में जो छिद्रधारी रंध्रीय प्राणी होते हैं उनके शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं। संधिपाद प्राणियों के शरीर में असंख्य छिद्र नहीं होते, इसीलिए ये वाक्य जो दिया गया है आपको वो गलत है। तो उसके सामने आप गलत लिख सकते हो। और अगर पूछा गया है कि सही, जो गलत है उसको सही करके लिखो, तो आप लिख सकते हो कि छिद्रधारी रंध्रीय प्राणियों के शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं। मतलब संधिपाद के जगह पे क्या आएगा, छिद्रधारी रंध्रीय अगर होता तो ये वाक्य सही होता। उसके बाद है पहले इंसुलिन घोड़े के शरीर से प्राप्त किया जाता था। तो ये सही बात है, इसीलिए उसके आगे सही दिया है, और उसका फिर बाकी का कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो वाक्य सही है। उसके बाद है गैर जनुकीय प्रौद्योगिकी में कोशिका के जनुक में ही बदलाव किया जाता है। तो उसके कोशिका के जनुक में बदलाव नहीं किया जाता है, तो कोशिका के ऊतकों का उपयोग वहां पे किया जाता है। इसलिए ये जो वाक्य दिया है वो गलत है। और उसको अगर आप सही करना चाहो तो कैसे लिख सकते हो कि गैर जनुकीय प्रौद्योगिकी में कोशिका, संपूर्ण कोशिका या ऊतकों का उपयोग किया जाता है, ना कि कोशिका के जनुक में ही बदलाव किया जाता है। इसीलिए वाक्य क्या है, गलत है। तो ऐसे आप सही और गलत इसमें लिख सकते हो। उस प्रकार से जैसे कि हम देखेंगे कि स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास का अगर देखते हैं कि ई कोलाई जीवाणु प्रदूषित पानी, जमीन में से हाइड्रोकार्बन तथा तेल जैसे प्रदूषक अलग अलग कर सकते हैं। तो वो ई कोलाई नहीं करते, स्यूडोमोनास करते, इसीलिए ये भी गलत हो सकता है। तो ऐसे ही आपको गलत जो वाक्य है उसको सही करने को भी आ सकता है, या सिर्फ सही या गलत पूछा है तो आपको सिर्फ सही या गलत इतना ही वहां पर लिखना होता है। तो संधिपाद प्राणियों के शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं क्या, नहीं, तो ये गलत है। तो छिद्रधारी रंध्रीय प्राणियों में होते हैं। ऐसे आपको अगर वहां पे पूछा गया है कि गलत को सही करके पुनः लिखिए, तभी आपको वो चीज करनी है, नहीं तो फिर सिर्फ सही या गलत लिख के आपको उसको आगे जाना है। कि आपको क्वेश्चंस पॉइंट वाइज आते हैं, पॉइंट वाइज ही लिखने हैं, क्योंकि उतने को ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। बाकी आप कुछ भी उसमें अगर डिटेलिंग लिखोगे तो अच्छी बात है, पर टाइम वेस्ट अपना जाता है। और अगर बाद में आपको पूरा पेपर लिख के समय अगर बचता है तो आप वो काम कर सकते हो। पर अपने को पहले मार्क्स स्कोरिंग या पूरा पेपर अटेम्प्ट करना इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आपको जो जो चीजें जैसी दी जाती है वैसे ही आपको अच्छे से वही क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और बाद के अगर एक्स्ट्रा आपको लिखने हैं तो आप पूरा पेपर होने के बाद अगर समय है आपके पास तो आप लिख सकते हो, ताकि आपको 40 मार्क्स का तो कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद आप उसमें लिख सकते हो, ताकि अगर कुछ गलत या ये होता है तो उसमें काउंटिंग हो जाता है। पर जब तक आपका पूरा पेपर नहीं होता है तब तक वो काम नहीं करना है, नहीं तो फिर ये भी नहीं रहता है और वो भी नहीं रहता है। तो हमें अगर मार्क्स या पेपर पूरा अटेम्प्ट करने की सभी को कोशिश करनी है, करना ही है, ताकि हम अच्छे गुणों से पास हो सके। क्योंकि एग्जाम्स से पासिंग या ये वो देख के नहीं देखनी आपको, क्योंकि ये एक अपना एक पड़ाव होता है। जैसे 10वीं क्लास से एक पड़ाव है, फिर 12वीं एक पड़ाव होता है, तो वैसे ही हमें हर एक पड़ाव को अच्छे तरीके से अपने कॉन्फिडेंस से आगे जाना है। उसका प्रेशर न लेते हुए आपको हंसते खेलते सब चीजें करनी है। तो वैसे आप पॉइंट वाइज अगर ध्यान में रखते हो तो आपको बहुत आसानी रहती है पढ़ाई करने में। उसके बाद है नाम लिखिए। तो नाम लिखना है मतलब जैसे कि भूवैज्ञानिक व भूगर्भीय आपदा, तो कौन सी होती है भूगर्भीय या भूवैज्ञानिक आपदा है। तो आप 2-3 नाम लिख सकते हो, 3-4 नाम अगर आपको आते हैं तो
ज्यादा से ज्यादा लिखो ताकि आपको उसका पूरा का पूरा मार्क्स वहां पे मिले। तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आपको लिखना होता है 1 या 2। सर आप 3-4 लिख सकते हो अगर आपको पता है तो, गलत नहीं लिखना है। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भूप्रपात, भूमिपात, भूप्रक्षोभ, प्रस्तर भंग विदारण, धूप क्षारीकरण, जल प्रलय, ये सब भूगर्भीय आपदाएं, मतलब जमीन से रिलेटेड, भूवैज्ञानिक से रिलेटेड आपदाएं है, नैसर्गिक आपदाएं है। उसके बाद है दुर्धर रोग। तो दुर्धर रोग जो होते हैं, असाध्य रोग जिसे हम कहते हैं, तो दुर्धर रोग मतलब ज्यादा देर तक चलने वाले होते हैं, कभी कभी तो वो अपने मरने दम तक भी कभी कभी रहते हैं, जैसे एड्स, टीबी, कुष्ठ रोग। पर अभी टीबी और कुष्ठ रोग का निर्मूलन तो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है अगर सही ट्रीटमेंट हम लेते हैं। तो दुर्धर रोग में आपको एड्स, टीबी, कुष्ठ रोग ऐसी बीमारियों का आप रोगों का नाम लिख सकते हो। उसके बाद है जैविक खाद। तो जैविक खाद कौन से राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, नोस्टॉक, एनाबिना, इन जीवाणु का तथा अजोला से बने हुए जो भी खाद है उनको हम जैविक खाद कहते हैं। उसके बाद है जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसल। तो कौन से आएगी, बेटी कपास, बेटी बैंगन, गोल्डन राइस, ये सब जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसल, क्योंकि वो उसको जैविक प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाया गया है और उस हिसाब से उसमें का जो उत्पादन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से आता है, किसानों की बहुत उसे हेल्प होती है। और प्रतिजैव, प्रतिजैव मतलब एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, या इससे जो कहते हैं हम उसको कहा जाता है प्रतिजैविक, जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टर्स, बेसिट्रेसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, न्यूमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, वैंकोमाइसिन, ये सब जो है वो सब एंटीबॉडी मतलब प्रतिजैविक जिसे हम कहते हैं। तो प्रतिजैविक अगर आपको पूछा जाए तो इजी इजी नाम पेनिसिलिन है, जैसे जेंटामाइसिन है, नियोमाइसिन है, मोनोबैक्टमस है, ये सब नाम आपको ध्यान में आप रख सकते हो इजीली। आप उसमें 1 मार्क्स मिल सकता है सभी बच्चों को। तो इस पॉइंट वाइज अगर आप हर एक पार्ट की तरफ देखोगे कि अरे इसमें का 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए ये आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए ये आ सकता है, तो ऐसे अगर तैयारी करोगे तो हर एक पार्ट की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होगी और आपका पूरा बुक भी आपको मतलब लर्न हो जाएगा कि अरे हर एक पार्ट से क्या क्या और कैसे पढ़ाई आपने की है। और फिर सारांश आप जब रिवीजन करते हो तो अब आप उससे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके आगे है सह संबंध पहचानिए। तो सह संबंध मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन, इंसुलिन किससे रिलेटेड है, मधुमेह से। इंसुलिन से क्या होता है, मधुमेह होता है। तो इंटरक्युलिन की कमी से क्या होता है, कैंसर। ऐसे मतलब इंसुलिन और मधुमेह का संबंध क्या है कि किसकी इसकी वजह से मधुमेह होता है, उसके लक्षण, उसके जो है मतलब रीजन क्या है और रोग उसका नाम दिया है। तो इंटरक्यूलिन की वजह से क्या होता है, कैंसर। उसके बाद है घोड़ा, घोड़ा और उसके आगे दिया है 2 डॉट करके स्तनधारी प्राणी। मतलब घोड़ा ये क्या है, स्तनधारी प्राणी है, मतलब उसकी विशेषता है। तो समुद्री घोड़ा क्या है, तो मत्स्य है। ऐसे उससे रिलेटेड शब्द आपको लिखना होता है, जैसे पाव रोटी, बेकर्स यीस्ट। और सोया सॉस में कौन सा होता है, एस्पेरजुलस ओराइजी। तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान, टाटा ट्रस्ट कौन चलाता है, तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान टाटा ट्रस्ट चलाती है। और झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा, जो सलाम मुंबई फाउंडेशन है, जो कि बीएमसी में भी बहुत अच्छी तरीके से कार्यरत है। तो ऐसे नाम तो आप बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हो और लिख सकते हो। तो तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान जो चलता है वो किसके द्वारा चलता है, टाटा ट्रस्ट, क्योंकि टाटा हॉस्पिटल जो है यहाँ पे वो बहुत ही उसके लिए कार्यरत है और कैंसर पीड़ित लोगों का वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है स्पेशली। तो तंबाकू से रिलेटेड जो भी अभियान होते हैं वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा किए जाते हैं। और फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों की जो शिक्षा होती है उसमें ज्यादातर योगदान सलाम बॉम्बे या सलाम मुंबई फाउंडेशन जिसे हम कहते हैं उनका है। वो फिर खेल हो, पढ़ाई हो या अदर करियर एक्टिविटीज हो, उसमें भी वो लोगों का बहुत बड़ा योगदान अपने को मिलता है। उसके बाद है विषैली गैस का रिसाव। विषैली गैस का रिसाव से क्या होती है, कौन सी आपदा है, दुर्घटनाग्रस्त आपदा है। और युद्ध है, हेतु पुरस्कार आपदा की गई। अभी विषैली विषैली गैस का रिसाव हम खुद से नहीं करते,
कोई पाइप खोल दिया और छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं होती है। वो दुर्घटनाग्रस्त मतलब अनजाने से या अपनी किसी गलती की वजह से वो चीजें होती है। पर युद्ध जो है वो हम डिसाइड करके करते हैं कि नहीं, अभी बहुत हो गया और ये दोनों राष्ट्रों में, दोनों राज्यों में अभी युद्ध जंग हम छेड़ देंगे। और फिर युद्ध ये जो होता है वो हेतु पुरस्कार किया जाता है। पहले राजा महाराजा युद्ध करते थे प्रांत प्राप्त करने के लिए, वो जगह प्राप्त करने के लिए, वो राष्ट्र प्राप्त करने के लिए। अभी भी वही है कि युद्ध की जो स्थिति होती है वो हम डिसाइड करके मतलब कुछ तय करके करते, इसीलिए उसको हेतु पुरस्कार आपदा में काउंट उसका होता है। तो विषाली गैस का रिसाव ये दुर्घटनाग्रस्त आपदा है। तो युद्ध से रिलेटेड भी कौन सी आपदा है वही लिखनी, इसीलिए उसमें लिखा है हेतु पुरस्कार आपदा। तो ऐसे सहसंबंध पहचानने होते हैं आपको, मतलब जो पहले दो चीजें दी होती है उन दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। और उसी प्रकार से तीसरी मतलब दूसरा जो ग्रुप दिया है उसका भी सह संबंध आपको पहचानना होता है, रखना होता है। तो ये भी आपको एक गुणों के लिए ये प्रश्न आता है। उसके बाद है आकृति से कृति पहचानिए। तो हम जो भी आकृति आपको दी रहती है, आकृति से अगर हम कृति पहचानते हैं, क्या आकृति आपको दी रहती है और उसमें कौन सी आपदा हुई है, ये भी हम लोग देखो पहचानते हैं कि कैसे उसको पहचानना होता है। तो आपको चित्र दिया रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपको देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक लड़की या एक लेडीज है कोई, तो भी वो रास्ते पर सेल्फी खींच रही है। तो आपको उधर क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए चित्र में गलत कृति दिखी। तो गलत कृति क्या है, वहां पे एक लेडीज है जो रोड पे जहाँ से गाड़ियां आ जा रही है और अपनी गाड़ी के बाहर निकलती है, वो खुद का सेल्फी ले रही है। अगर कोई गाड़ी वहां से आती है उसको टकराती है तो अपघात तो होने ही वाला है। तो मतलब रास्ते पर सेल्फी खींचना यह गलत चीज वहां पे हो रही है। तो आप वहां पे लिख सकते हो कि दिए गए चित्र में रास्ते पर सेल्फी खींचना यह गलत बात है या गलत कृति है। ऐसे आपको एक वाक्य में ही उसका उत्तर लिखना है, क्योंकि आकृति आपके सामने दी रहती है, उसमें क्या घटना घट रही है वो आपको दिख रहा है। तो उस हिसाब से ही आप उसमें ये कर सकते हो और उसका उत्तर आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी लड़का लड़की है, उसका चित्र दिया है, उसके सामने पूरा प्लेट सजा के मतलब जिसमें दाल चावल भाजी रोटी सब्जी रोटी ये सब दिया है, एक गिलास में दही, वाटी में दही दिया है, एक गिलास में पानी है। तो ऐसे पूरा चित्र आपके सामने अगर है तो, और उसके हाथ में पर मोबाइल है, मतलब वो मोबाइल देखते हुए खाना खा रहा है, तो ये सही नहीं बात है, ये गलत बात है, क्योंकि मोबाइल पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, खाने पे नहीं। और फिर अपचन या ऐसी चीजें होती है, पेट भरना न भरना, अपना बॉडी डेवलपमेंट, वो सब उससे रिलेटेड होता है। इसीलिए मोबाइल के को देखते हुए भोजन करने वाला अगर लड़का आपको वहां पे दिख रहा है तो मोबाइल पर भोजन, मोबाइल को देखते हुए भोजन करना यह उसमें गलत चीज होती है। ऐसे आप वहां पर लिख सकते हो। और क्यों गलत होती है, तो ये तो सभी को पता है कि अगर हम खाने के टाइम, इसीलिए पहले लोग बोलते थे ना कि खाने के टाइम कोई किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो उन चीजों से हमारा जो खाने के ऊपर का जो कंसंट्रेशन होता है वो लूज हो जाता है। और खाने के ऊपर ध्यान न ये करने की वजह से फिर हम वैसे ही चबा लेते हैं उसको, वैसे ही खा लेते हैं और फिर पेट में दर्द होना लगता है या तकलीफ होती है, अपने शरीर को ही तकलीफ होती है, मतलब तुरंत नहीं होता है पर तकलीफ होती है, क्योंकि हम इधर देखते इधर खाते हैं तो वो नहीं होता है, क्योंकि एक बार एक ही काम करो तो अच्छा होता है, सभी को पता है। तो रास्ते पर सेल्फी खींचना गलत है, वैसे ही भोजन करते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना भी गलत बात है। उसके बाद कोई कोई लोग देखो दुर्घटना होती है, रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ है और लोग क्या करते हैं, पहले उसके साथ अपना सेल्फी खींचते, दूसरी बात तो उसको रिकॉर्ड करते कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। पर ऐसे नहीं करते कि उसको उठा के लेके जाए हॉस्पिटल में, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, पहले तो उसको देखना इम्पोर्टेंट है कि वो किस हालात में है, उसको पहली प्रथम उपचार क्या मिलना चाहिए, प्राथमिक उसको उपचार क्या मिलना चाहिए, वो न देखते हुए लोग क्या करते हैं, उसका फिल्मांकन करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, और पहले मैंने भेजा इसलिए हर एक ग्रुप में भेजते रहते हैं। तो वो भेजने से, वो बात फैलाने से इम्पोर्टेंट है कि उस
इंसान की हमें जान बचानी चाहिए, तो हम वो छोड़ के पहले ये काम करते हैं। कभी कभी ट्रेन में भी देखो, बच्चे अभी यंग होते हैं, तो उनमें जोश ज्यादा होता है, ये सभी को पता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेन या लोकल्स में कॉर्नर पे खड़े रहते हैं, वो बीच वाले डंडे को पकड़ के खड़े रहते हैं, हाथ बाहर निकालते हैं, पैर बाहर निकालते हैं। और अगर वो इसी दरम्यान बाजू से ट्रेन जाती है, क्योंकि पटरियां बहुत है, और मुंबई में खास करके तो लोकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं। कभी कभी लोग पटरी क्रॉस करने के इसमें भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो वो चीजें नहीं करनी, क्योंकि हमें पता है कि पटरी से नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है। ब्रिज बनाए हैं, उसका इस्तेमाल आपको करना है, कि जो नियम, जो कानून, जो सब चीजें बनाई जाती है वो अपने हित के लिए बनाई जाती है। पर हम हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो सभी चीजों में शॉर्टकट लेना अच्छी बात नहीं होती है। और मेन तो सेल्फी, बीच पे भी जाते हैं बच्चे, बड़े या बच्चे कोई भी, उधर भी मतलब हम जहाँ पे भी निसर्ग सौंदर्य का लुत्फ उठाने जाते, पर हम उसमें वो आनंद उठाते ही नहीं है। हम ज्यादातर करके मोबाइल पे ही रहते हैं, फोटो निकालते रहते हैं, ताकि हमारे दोस्तों को, हमारे रिलेटिव, वो स्टेटस में रखने के लिए, सबका वो प्राउड फीलिंग उनके लिए वो होता है। इसीलिए वो लोग गलतियां करते। पर कभी कभी सेल्फी निकालते समय रोड पे ही नहीं, तो बीच में भी बहुत सारे लोग पानी में डूब सकते हैं, गिर जाते हैं, दरी में गिर जाते हैं, खाई में गिर जाते हैं। तो अपनी जान से खेलने की कदापि भी आपको ये नहीं करनी है। जो चीजों से हमें सावधानी बरतनी है, तो सावधानी आपको बरतनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपके दोस्तों को भी आपको समझाना कि ये चीजें गलत है, ये आपको नहीं करनी है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, अरे मेरे कहने से थोड़ी होने वाला है, मेरे अकेले से थोड़ी नहीं। पर अगर आपको दो लोग देखेंगे तो कम से कम वो दो लोग बचेंगे, वो दो लोग और दूसरे दो लोग को। तो ऐसे हम सब पूरे कम्युनिटी में हम या पूरे समाज में हम ये बातें रख सकते हैं। तो इसी दौरान, और आप तो फ्यूचर हो, सभी बच्चे भारत का नया फ्यूचर है। तो उस हिसाब से भी हमें सही गलत, अभी तो कोरोना की वजह से हम बहुत सारी चीजें सीख गए हैं, कि कैसे रहना चाहिए, कैसे अपना स्वास्थ्य संभाल के रखना चाहिए, सुरक्षाएं कैसे रखनी चाहिए, अपना खान पान कैसे रखना चाहिए, स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें अपने रिलेटेड होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो सामाजिक स्वास्थ्य की परिभाषा जो हमने देखी, तो उससे रिलेटेड है। तो आकृति से कृति पहचानिए या आपदा पहचानिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आपदा का भी चित्र आपको दिया जा सकता है, जैसे कि नैसर्गिक आपदा है, सपोज सुनामी, भूकंप है, ऐसे भी चित्र आपको दिखाए जाएंगे, मतलब वहां पे प्रिंटेड रहते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो उस चीज को देखिए, देखते हुए आपको सिर्फ इसमें लिखना होता है कि ये आपदा किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। ऐसे आपको, नहीं तो फिर चिन्ह का भी दिया जाता है, चिन्ह पहचानिए, चिन्ह लिखिए, मतलब नीचे गए दिए गए संकेत किस चीज को दर्शाते हैं। जैसे डस्टबिन का चित्र दिया है, या स्ट्रेटेजिस्ट में दिए, तो आप उसमें लिख सकते हो कि कूड़ादान। उसके बाद डेंजर का साइन कैसे रहता है वो सभी को पता है। ऐसे उसका चित्र दिखाया जाता है आग का। ऐसे सिंबल्स भी पहचानने के लिए आपको आ सकता है, एक गुण के लिए एक चित्र आपको आ सकता है कोई भी। तो आकृति पहचानो, आपदा पहचानो, या चाहे संकेत या चिन्ह पहचानो, ऐसी सब चीजें उसमें होती है। तो आकृति से कृति पहचानिए। उसके बाद सहसंबंध, नाम लिखिए, सही या गलत, असंगत शब्द, परिभाषाएं, ऐसे बहुत सारी जो भी एक एक प्रश्न वाले जो भी क्वेश्चंस है, एक एक जैसे परिभाषा हमने दिखाई है, सह संबंध पहचाने भी देखा है, और आकृति से कृति पहचाने, ये सब क्वेश्चंस हमने देखे हैं। और संकेत या चिन्ह क्या दर्शाते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको उसका उत्तर जो है वो सही से लिखना है। क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं होते, विकल्प नहीं होते हैं। जितने आपको दिए गए, मतलब 5 प्रश्न अगर आपको दिए गए हैं, तो 5 के 5 प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें लिखने ही है। पर इतना ही है कि एक एक गुणों के लिए तो आप एक मतलब एक लाइन में आप आंसर्स इसके लिख सकते हो। जैसे परिभाषा लिखो दिया है, वैसे असंगत शब्द पहचानो दिया है। तो इसमें असंगत शब्द पहचान में एक बात ये है
कि जैसे मैंने आपको रीजन के साथ बताया कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति और नील क्रांति, इसमें असंगत शब्द कौन सा है? तो औद्योगिक क्रांति। तो क्यों है उसका कारण लिखो, ऐसे भी पूछा अगर जाता है तो उसके आगे आप ब्रैकेट में कारण लिख सकते हो। अगर पूछा है वहां पे तो ही लिखना है, और सिर्फ असंगत शब्द पहचानो दिया है तो सिर्फ वो शब्द ही आपको लिखना होता है। उसके बाद है मधुमेह, एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया। इसमें भी वही बात होती है कि डिसीज किस प्रकार का रोग है, तो उसका भी रीजन आप लिख सकते हो कि कैसे प्रकार से मधुमेह ये अलग है, असंगत है। असंगत मतलब अलग है। सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, फास्फोरस, उसमें भी मेंढक, कछुआ, तो ऐसे असंगत शब्द पहचानो और कारण लिखो। अगर आता है तो ही कारण लिखना है, और सिर्फ असंगत शब्द पहचानो आया तो आपको सिर्फ असंगत शब्द ही पहचानना है। सही या गलत का भी मैंने वैसे ही बताया कि अगर सही गलत पूछा है तो सिर्फ सही या गलत ही लिखना है। पर अगर ये भी कारण के साथ पूछा है कि ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, सही तो पूछा नहीं जाता है, पर गलत क्यों है उसको सही करके लिखो, ऐसे वहां पे पूछा जाता है, तो आपको उसका रीजन पता होना चाहिए और आपको उसी तरीके से आप उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद नाम लिखिए, ये भी बहुत इजीली आप लिख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। दुर्धर रोग कौन से होते हैं, सौम्य रोग कौन से होते हैं, आम्ल कौन से होते हैं, ये सब उसमें पूछा जाता है। जैविक खाद क्या है, ये आपदा से रिलेटेड, जैसे नैसर्गिक आपत्तियां, नैसर्गिक आपदाएं तो कौन सी होती है, भूकंप है, सुनामी है, वो भी आप लिख सकते हो वहां पे। उसके बाद दुर्धर रोग, जैविक खाद, ये सब उसमें आता है कि नाम लिखिए। मतलब शॉर्ट में आपको क्या होता है, सिर्फ एक नाम लिखना होता है कि जैसे दान करने योग्य किन्हीं दो अंगों का नाम लिखो। तो दान करने योग्य कोई दो अंग जो भी है, जैसे आंखें है, हम आंखें दान कर सकते हैं, किडनी दान कर सकते हैं। मतलब ऐसे जो भी ये अवयव होते, अंग होते अपने शरीर के, तो कोई भी दो अंगों का ही नाम पूछा है तो आप दो की जगह तीन चार लिख सकते हो अगर आपको पता है तो। क्योंकि दान करने योग्य किन्हीं दो अंगों का नाम लिखो यहाँ पे दिया रहता है, तो आप दो अंगों की जगह पे तो तीन या चार नाम लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि अगर एक हाथ गलत भी होता है तो आपको आगे के जो उत्तर लिखे है उसमें आप मार्क्स कवर कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको एक एक क्वेश्चन वाले जो एक एक अंक वाले, एक एक गुण वाले जो प्रश्न होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। और 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, पांचों के 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और वो लिखने होते हैं। जैसे सामाजिक स्वास्थ्य को धोखा पहुंचाने वाले दो घटकों का नाम लिखो, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकता है। उसके बाद धान की खेती को मेंढकों से नुकसान पहुंचाता है, सही है गलत है ये पहचानो। सह संबंध पहचानो में उभयलिंगी फूल गुड़हल है तो एक लिंगी फूल कौन सा है, उसका उत्तर लिखो। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें पूछे जाते हैं, पर प्रकार यही होते हैं कि इस कैटेगरी के ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नाम लिखिए, आकृति पहचानिए, आकृति में दी गई आपदा पहचानिए, परिभाषा लिखिए, ऐसे ही प्रकार के प्रश्न आपको इसमें आते हैं। तो जो सह संबंध पहचान ये भी जो बात होती है, तो इसमें भी दो चीजों से पहली जो जो दो चीजें रिलेशन उसका जो दिया होता है, संबंध जो दिया होता है वही संबंध आपको दूसरी दो चीजों में लिखना होता है, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि घोड़ा, घोड़ा के आगे क्या दिया है, स्तनधारी प्राणी है, तो समुद्री घोड़ा में क्या विशेषताएं है वो वहां पे आपको लिखनी है। विषैली गैस का रिसाव, ये दुर्घटनाग्रस्त आपदा है। और युद्ध क्या है, हेतु पुरस्कार आपदा है। तो हेतु पुरस्कार की गई है इसीलिए आपको उसमें लिखना है हेतु पुरस्कार आपदा। नहीं तो फिर जैसे पाव रोटी बेकर सीस्ट है, और सोया सॉस क्या है, एस्परजिलस ओराइजी। कॉफी, कॉफी में क्या होता है, केफिया अरेबिका होता है। और कोको अगर दिया रहेगा तो कोको में क्या होता है, कंटेंट दिया है यहाँ पे उसका, तो थियोब्रोमा कोको, ये उसका कंटेंट है। जैसे इंटरफेरॉन, एक कैंसर से रिलेटेड है, इंटरफेरॉन सॉरी ये विषाणु संक्रमण से है। और इरिथ्रोपाइटिन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, फिर एनीमिया।
तो ऐसे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है और नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। तो ऐसे आपको संबंध उनके पता होने चाहिए और वैसे ही आपको वहां पर लिखना है। जैसे कि मैंने ये भी बताया कि मेंढक, मेंढक क्या है? उभयचरी प्राणी है। या असंगत शब्द में पूछा था, मेंढक ये है उभयचर प्राणी है। और कछुआ क्या है फिर? सरीसृप प्राणी है। तो ऐसे आपको उसमें उत्तर उसके आगे लिखना होता है। तो जैसे मत्स्य में समुद्री घोड़ा जो भी है, पर एक घोड़ा नहीं है, समुद्री मछली है, उसको नाम दिया गया है समुद्री घोड़ा, इसलिए वो मत्स्य में आता है। और घोड़ा जो है अपना जो नॉर्मली जिसपे बैठते हैं वो वाला जो घोड़ा है वो स्तनधारी प्राणी। और समुद्री घोड़ा मतलब समुद्र में भी घोड़े के जैसे एनिमल है कि नहीं, तो घोड़े के जैसे दिखने वाला एक मछली प्रकार है, इसीलिए समुद्री घोड़ा ये मत्स्य प्रकार में आता है। तो ऐसे आप स्नेह संबंध पहचान के लिख सकते हो। तो इसी प्रकार आपको अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा बहुत अपने को एक इसमें भी रहना है कि अपडेट रहना है कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हर पार्ट से अगर आप ऐसी तैयारी करते हो, जैसे आपदा प्रबंधन अगर है तो प्रलयंकारी भूकंप गुजरात और लातूर में आया था। तो वैसे ही 2018 की भयंकर बाढ़ कहाँ पे आई थी? केरला या आसाम। अगर वहां पे दो ऑप्शन है तो दोनों आप लिख सकते हो। उसके बाद सूर्य पर स्थित दाग, ये वातावरणीय आपदा है, वो तो हम नहीं गए थे वहां पे करने, ये वातावरण से रिलेटेड है। और क्षारकीय करण ये किससे रिलेटेड होता है फिर? भूवैज्ञानिक आपदा है क्षारकीयकरण, ये भूवैज्ञानिक आपदा है। तो ऐसे सहसंबंध आपको पहले जो दो शब्दों में सहसंबंध है वही सहसंबंध आपको दूसरे दो शब्दों में दिखाना होता है, लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग जो एक एक प्रश्न के एक एक गुण वाले, एक एक मार्क्स वाले जो प्रश्न है वो सभी इसमें पूछे जाते हैं। और पार्ट 6 से लेके पार्ट 10 तक के सभी एक एक गुण वाले प्रश्न हमने इसमें देखे हैं कि किस प्रकार पूछे जाएंगे और किस प्रकार उसका उत्तर आपको लिखना है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट और थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बच्चों पूछ सकते हो। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी आपके मन में शंका है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। कैसे लिखना है, असंगत शब्द कैसे पहचानना है, आकृति कैसे मैडम दी उसका है, आंसर बताइए। वो आप पूछ सकते हो बच्चों। पूछो बेटा। सिया, माइक माइक ऑन करो बेटा। सिया। हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस एजिटोबैक्टर मतलब? एजिटोबैक्टर ये जो है ना उसमें का एक वो बोलते हैं ना हम, कंटेंट है उसमें का एजिटोबैक्टर जो है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है सोडियम एल्यूमिनियम, वही इसके पूछ रहे हैं ना हम। हेलो। यस मिस। एजिटोबैक्टर एक उसमें एंजाइम बोलते हैं ना, वो है उसमें का, जिससे क्रिया होती है, रिएक्शन जो होती है ना दो घटकों में। ओके मिस, थैंक यू। हाँ बच्चों, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? आपके मन में कोई भी शंका हो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। किसी बच्चे का हाथ ऊपर नहीं दिख रहा है मैडम। ओके। शायद टॉपिक समझ में आया बच्चों को। ठीक है मैडम, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बच्चों को भी थैंक यू।